नमस्ते बच्चियों, हमेशा प्रसन्न रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बता रही थी और ये लगातार इस परंपरा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इनके इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पहले विद्वान के बारे में बताया, फिर दूसरे विद्वान, तीसरे विद्वान और मिश्र बंधुओं के बारे में बताते हुए मैंने पिछले वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताया था कि इन्होंने किस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और इसी श्रृंखला में मैं आज आपको अन्य विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में बताऊंगी कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में इनकी क्या योगदान है और उन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है, कौन सा ग्रंथ लिखा है। वैसे तो आप जानते हैं बच्चों कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी जगत के और एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने इनकी एकांकी पढ़ी होंगी, नाटक पढ़े होंगे और एक प्रसिद्ध नाम है। जब हम कई महत्वपूर्ण नाटकों और एकांकी का नाम आता है तो हम इन्हीं का नाम लेते हैं। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसको इन्होंने 2 भागों में प्रकाशित करवाया है और इनमें से एक भाग है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था और जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को इन्होंने विवेचित किया है। तो जो इनका पहला भाग है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये सन 1938 में प्रकाशित हुआ और इसमें उन्होंने कहाँ के कितने समय के लिए कवियों को लिया है, कुछ कालखंड को लिया है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को इन्होंने लिया है। हालांकि वर्मा जी के इतिहास लेखन का जो मुख्य आधार है वो शुक्ल जी का इतिहास रहा है और उसी को आधार बना के इन्होंने इसको लिखा है। वर्मा जी जो हैं, राम कुमार वर्मा जी, ये एक देखा जाए तो जो कवि हृदय थे और उन्होंने जो कवियों के मूल्यांकन में उन्होंने बहुत ही अपने भावुकता का परिचय दिया है। उन्होंने अपनी सुबोधता, सरलता और शैली की कलात्मकता के कारण इनका ये जो ग्रंथ है वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरह से लिखा कि क्योंकि वो कवि थे और मूल रूप से वो उनका जो हृदय था कवि हृदय था, तो इसलिए उन्होंने उसको उस तरह से लिखा, इतनी सरलता से, सुबोधता से और कलात्मक शैली के कारण उनका जो ग्रंथ है वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और कहते हैं कि इनका जो दूसरा भाग है अभी तक अप्रकाशित है और ये ग्रंथ है अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन है। जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये कहते हैं कि भाई दूसरा जो भाग है वो प्रकाशित नहीं हुआ और इसमें जो दिया गया है, विवरण दिया गया है, वो खाली भक्ति काल तक का ही इन्होंने विवेचन दिया है। तो इनका जो इतिहास है वो बहुत अच्छा माना जाता है और सरल, बहुत ही सुबोध, लेकिन वो इसको अधूरा कहा गया है। तो इसलिए, परंतु इसके ये होते हुए भी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की उपादेयता कम नहीं हो जाती है। इसके बाद आते हैं अगले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भाई ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम भी बच्चों आप लोगों ने बहुत सुना होगा। देखा जाए तो
शुक्ल जी के बाद अगर किसी विद्वान को माना जाता है तो ना अगर कोई स्वीकार किया जाता है, उनको नतमस्तक होते हैं, तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के संबंध में बहुत काम किया है और अब तक के जो इतिहास के साहित्य के इतिहास से संबंधित इनकी पुस्तकें हैं, उनका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, और दूसरी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो जो आदिकाल से संबंधित इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उनके क्या नाम हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये बच्चों इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप आगे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे उसमें ये प्रश्न जरूर आते हैं कि भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे। और सब ही जितने भी इतिहास लेखन परंपरा के जितने भी विद्वान हुए उनके ग्रंथों के नाम आते हैं। उनमें कवियों के बारे में आता है कि कितने कवि उन्होंने उसमें शामिल किए हैं और कौन कौन से कालखंड हुए हैं, ये सब प्रश्न इसमें आते हैं। तो इनको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। हालांकि आचार्य द्विवेदी जी द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु उसमें जो भी उन्होंने स्वतंत्र लेख दिए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो सामग्री इन्हें प्रस्तुत की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आचार्य द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो आदिकाल है उसको आदिकाल नाम किसने दिया है ये स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, क्योंकि जो शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया और द्विवेदी जी ने इसको इस काल को आदिकाल कहा। इस प्रकार से शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदू जाति की निराशा को माना, और वहीं द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं मानते कि भक्ति का उदय इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ। वो ये भी मानते हैं कि भक्ति का उदय जो है इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ है। तो इन दोनों में मतांतर है, और जो बात इन्होंने कही कि इसको आदि वीरगाथा काल नाम दिया शुक्ल जी ने, उन्होंने आदिकाल नाम दिया, और वो शुक्ल जी ने माना कि भाई जो भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण है कि जो उस समय की जनता थी, हिंदू जनता थी, वो निराशा में डूबी हुई थी, बहुत स्थितियाँ उस समय की ख़राब थी और सब जगह निराशा छाई हुई थी। तो ऐसी स्थिति में भक्ति का उदय हुआ, और द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया, नहीं ऐसा नहीं मानते। और फिर आचार्य द्विवेदी जी ने बहुत शोध के बाद, अपने मनन के बाद, चिंतन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि हिंदी संत काव्य जो है पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित स्वरूप है, और हिंदी सूफी काव्य की कथा वस्तु, कथानक, रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद योजना ईरानी साहित्य से प्रभावित नहीं होकर संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं से प्रभावित है। उन्होंने कबीर की अवहेलना करने वाले आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी काव्य प्रतिभा को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। तो ये जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मानते हैं कि उन्होंने गहन अध्ययन किया और सभी स्थितियों का, कवियों का, उनके जीवन का, उनकी रचनाओं का, तब उन्होंने ये अपनी बात कही और उन्होंने ये ग्रंथ लिखे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये जो मानते हैं कि भाई हिंदी, इन्होंने शुक्ल जी की बात का भी खंडन किया है कि भाई जनता जो थी, भक्ति का उदय का क्या कारण था,
तो इस तरह से इनकी जो काव्य प्रतिभा थी और जो उनके जो इनमें जो प्रतिभा थी उस बात के लिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पे लिखा भी है। उन्होंने कहा है कि भाई इनका जो योगदान है हिंदी साहित्य में कम नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इनके बारे में लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। तो मतलब उन्होंने जो बातें उन्हें शुक्ल जी ने कही थी, तो उन्होंने जो उनका खंडन किया वो बिल्कुल पुख्ता और प्रामाणिक बातों के आधार पर उन्होंने उसका खंडन किया। तो वो क्या कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। तो ये उनका मानना था डॉक्टर गणपति चंद्र का। तो इनके बारे में भी ये चर्चा हुई और ये भी एक इन्होंने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास साहित्य लेखन परंपरा में। तो बच्चों, आप लोग इनको अच्छी तरह से पढ़िए, इनके रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़िए, इनके जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसको अच्छे से समझिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है और ये जो मैंने सेशन दिया ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेष मैं अगले जो साहित्यकार हैं, अगले जो साहित्य को लिखने वाले विद्वान हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको और विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार।